और कैसे हो दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के बारे में और ये भी समझेंगे हम कि ह्यूरिस्टिक होता क्या है और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ह्यूरिस्टिक जो होता है वो एक मेंटल शॉर्टकट की तरह होता है। जब भी तुमको कोई क्वेश्चन आंसर करना होता है जो कि काफी मुश्किल होता है तुम्हारे लिए, जिसमें तुमको कॉन्शियसली काफी सारी एफर्ट्स डालकर किसी रिजल्ट पर पहुंचना पड़ता है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन की जगह एक दूसरा सिंपलर क्वेश्चन स्विच कर देता है, जिसका आंसर जो भी होगा वो उस पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर की ही तरह ट्रीट करेगा उसको। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर मान लो कि तुमको एक बंदे को खेलने के लिए बुलाना है और तुम्हारे पास चॉइस है कि उसको खेलने के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये डिसीजन कि उस बंदे को खेलने बुलाना है या नहीं बुलाना है, काफी मुश्किल सवाल है। मतलब काफी मुश्किल इन द सेंस कि काफी सारे फैक्टर्स होंगे जो डिटरमाइन करेंगे कि उस बंदे को खेलने बुलाना है नहीं बुलाना है, वो कैसा खेलता है, तुम्हारी उसके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है, वो दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है ना, वो सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी जब तुम किसी को खेलने बुला रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर ना करने के बजाय तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, तुम्हारा ब्रेन एक दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने लगेगा, जो क्वेश्चन होगा कि वो बंदा तुम्हें क्या सच में पसंद है, कि वो बंदा क्या तुमको काफी पसंद है, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। इस क्वेश्चन से स्विच कर देगा वो। अब देखो, अब तुम आंसर करोगे कि हाँ भाई तुमको वो बंदा पसंद है, तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। तो ये जो आंसर आया कि हाँ भाई तुमको वो बंदा पसंद है, ये उस सवाल का आंसर भी बन जाएगा कि हाँ उसको खेलने बुलाना है। या फिर अगर तुम बोलोगे कि वो बंदा तुमको पसंद नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो तुमने निकाला कि नहीं है पसंद वो बंदा तुम्हें, तो यही उसका आंसर हो जाएगा कि उसको खेलने नहीं बुलाना है। तो ये था एक ह्यूरिस्टिक का एग्जांपल। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको 3 बीमारियों का नाम बताता हूं और आप खुद सोचना, क्योंकि आप मेरे को तो कैसे ही बताओगे, आप खुद सोचो कि इन तीनों बीमारियों में से सबसे ज्यादा डेथ रेट किसका होगा, सेकंड नंबर पे डेथ रेट किसका होगा और थर्ड नंबर पे डेथ रेट किसका होगा। बीमारियों का नाम है दोस्त येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19। ठीक है, ये 3 बीमारियां हैं। अब आप खुद बताओ, खुद सोचो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेथ रेट किस बीमारी का होगा। जाके ढूंढो मत, तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर तुमने जाकर कहीं ढूंढा नहीं, कहीं देखा नहीं और खुद से बताया इसका क्या आंसर होगा, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि कोविड-19 से सबसे ज्यादा डेथ्स होती होंगी और फिर येलो फीवर सेकंड आई बिलीव, और थर्ड स्मॉल पॉक्स से सबसे कम डेथ होती होंगी। ठीक है, ये रही होगी तुम्हारी रैंकिंग। या फिर हो सकता है कि स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर में तुम इंडिफरेंट हो कि सेकंड और थर्ड कोई सा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा तो कोविड से ही होगी यार, ऑब्वियसली, कैसी बात कर रहे हैं। चलो बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स को देखते हैं जरा। फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि कोविड-19 का जो CFR है, CFR मतलब केस फेटालिटी रेशियो या रेट, ये होता है कि कितने नंबर ऑफ लोगों की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ लोगों को ये बीमारी हुई थी। तो कोविड का CFR जो है वो है 2 से 3%। येलो फीवर का जो CFR है वो है 7.5%। और यही स्मॉल पॉक्स का CFR जो है वो है 30%। तो मतलब कि इन तीनों बीमारियों में से सबसे ज्यादा डेडली बीमारी, अगर कहेंगे डेडली, यस बिल्कुल सही वर्ड है, डेडली बीमारी जो है इन तीनों में वो है स्मॉल पॉक्स, और सेकंड नंबर पर है येलो फीवर, और फिर आखिर में रैंक करता है कोविड। अच्छा, अब इसमें हम में से काफी सारे लोगों को ऐसा क्यों लगा यार कि कोविड जो है वो ज्यादा डेडली बीमारी है। इस सवाल का जवाब देती है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बताता है कि आपके दिमाग से, अपनी मेमोरी से जो भी फैक्ट्स रिट्रीव करना, जो भी इंस्टेंसेस रिट्रीव करना ज्यादा आसान होता है, हम उनको ज्यादा वेटेज देते हैं। जैसा कि हमने अभी करा, हमको स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर के डेथ रेट या डेथ के केसेस के बारे में हो सकता है कोई अवेयरनेस ही ना हो, या कोई ऐसा इंस्टेंस हो जो हमको याद ना आया हो। लेकिन कोविड जो आजकल फैला हुआ है, जिसकी हम न्यूज देखते हैं बहुत टाइम से, वही सुनाई दे रहा है, तो हमको लग रहा है कि हाँ भाई हम ज्यादा इजीली उसको रिट्रीव कर पाए अपनी मेमोरी में से। तो हमको लगा कि ये स्टैटिस्टिकली भी ज्यादा खतरनाक डिजीज होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। 3 डिजीज जिनके नाम लिए गए थे उनमें से सबसे कम फेटालिटी रेट कोविड का है। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो है वो, इसके बारे में रिसर्च करी थी एमोस ट्वेर्स्की और डैनियल kahneman ने, और उनके जो रिसर्च था उसमें और 2 ह्यूरिस्टिक्स भी थे जिनकी बात हम बाद में करेंगे अगली वीडियोस में, पर आज सिर्फ हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्होंने पार्टिसिपेंट से पूछा था बुलाकर कि तुम्हारे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, कौन से नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा हैं, जो लेटर के से शुरू होते हैं या वो वर्ड्स जिनका थर्ड लेटर के होता है। अब क्योंकि के से शुरू होने वाले वर्ड्स को रिट्रीव करना मेमोरी में से ज्यादा आसान है कंपेयर टू ऐसे वर्ड्स रिट्रीव करना मेमोरी में से जिनका थर्ड लेटर के आता है, ज्यादातर लोगों ने बोला
कि लेटर के से शुरू होने वाले वर्ड ज्यादा हैं कंपेयर टू वो वर्ड जिनमें थर्ड लेटर के आता है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में 3 गुना ज्यादा वर्ड्स हैं जिनका थर्ड लेटर के होता है कंपेयर टू जो के से शुरू होते हैं। तो देखो, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक ना इसी तरीके से काम करता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी से ज्यादा इजीली रिट्रीव कर पाते हो, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है, उसकी रेलेवेंस जो है वो ज्यादा है। इसकी वजह से होता क्या है, हम काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम काफी सारे डिसीजंस ले लेते हैं। और क्या चीजें डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज हमको आसानी से याद आ जाएगी, वो है पहला, फ्रीक्वेंसी क्या थी उस इंस्टेंस की होने की। अगर आपने एक चीज बार 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 सुनी, जैसा कि हम काफी ज्यादा टाइम से कोविड 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 सुनते आ रहे हैं, तो उसको रिट्रीव करना मेमोरी में से काफी ज्यादा आसान था हम सब लोगों के लिए। दूसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि कितनी ज्यादा इजीली हम किसी मेमोरी को रिट्रीव कर पाएंगे, वो है उसका इम्पैक्ट। अगर आप न्यूज पढ़ते हो कि एक घर जल रहा था जिसमें लोगों की मौत हो गई या कुछ, कंपेयर टू आप देखते हो एक घर जलते हुए अपनी आंखों के सामने, तो दूसरे इंस्टेंस को रिट्रीव करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसने आपको ज्यादा इम्पैक्ट दिया होगा जब वो हो रहा था। इमोशनली आप ज्यादा चार्ज फील कर रहे होगे जब आपके सामने वो इवेंट हो रहा था, कंपेयर टू आप घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें कोई न्यूज छपी थी। तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, और इसी वजह से हमारे जो भी ओपिनियंस होते हैं वो भी काफी मिसलेड होते हैं। इसका कारण ये है कि इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसी किसी भी इवेंट की हमारे हाथ में नहीं है। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कोई इवेंट कितनी बार हो रहा है हमारी सराउंडिंग में, या फिर वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है हमारे लिए। वो चीज डिटरमाइन करते हैं आउटसाइड सोर्सेज, जिसमें सबसे बड़ा हाथ होता है मीडिया का। मीडिया इन एनी फॉर्म में, सिर्फ न्यूज चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात भी कर रहा हूँ मैं। किसी भी तरीके से दूसरे सोर्सेज जो होते हैं, जो किसी भी प्रकार से हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज में। अगर एक फॉर्म ऑफ मीडिया सिर्फ एक ही चीज को दिखाता रहता है और आप सिर्फ उसी न्यूज चैनल को या उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या उसी सोर्स को फॉलो करते रहते हैं, तो आपका जो भी ओपिनियंस होंगे ना, वो आप डिटरमाइन नहीं करोगे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वो मीडिया सोर्स डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। अगर मैं रोज सिर्फ एक ही न्यूज आर्टिकल पढ़ता हूं और वो न्यूज आर्टिकल सिर्फ एक ही एडिटर लिखता है, और वो एडिटर जो है वो सिर्फ एक ही सोशल कॉज के ऊपर आर्टिकल्स लिखता रहता है, तो मेरे लिए बाकी सारे सोशल इश्यूज जो होंगे वो उतना महत्व नहीं रखेंगे जितना वो एक अकेला सोशल इशू महत्व रखेगा। भले ही रियलिटी में उसकी इंटेंसिटी और उससे अफेक्टेड लोगों की संख्या दूसरे सोशल कॉजेज से कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, मेरे हिसाब से वो कॉज जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए वो कॉज जो होगा वो ज्यादा अर्जेंटली सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ठीक है भाई, ये सारी चीजें तो ये थी कि भाई ये हुआ है वो हुआ है, हम क्या कर सकते हैं ये भी तो बताना है ना भाई। हमने क्या सीखा इस चीज से ये भी तो डिस्कस करेंगे, सिर्फ बातें थोड़ी बोलनी है। तो इस बात से हमने ये सीखा कि हमको जो भी हमारे सोर्सेज हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। उनके बारे में हमको पहले अच्छे से रिसर्च करके रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग अपने ओपिनियंस, अपनी बायसेस हम पे थोपे और हम कुछ कर भी ना पाए। देखो, वो हम पे ओवरटली नहीं डाल रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि वो लोग इस बात से वाकिफ है या नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, मैं उनको अक्यूज नहीं करूंगा किसी भी वे में, लेकिन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम उनके बायसेस के शिकार बन जाते हैं और हमारे भी सेम बायसेस बन जाती हैं, हमारे भी सेम प्रेजुडाइसेस बन जाते हैं जो उनके होते हैं। और ऐसा ना हो, ताकि इसलिए हमको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो हमारा मीडिया सोर्स है क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो अनबायस्ड न्यूज लेकर आ रहा है, क्या वो हर टाइप की न्यूज कवर करता है, या सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज सुनाया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज सुनाया जा रहा है, सिर्फ नेगेटिव जगह से चीजें उठा उठाकर हमको डाले जा रहा है। अगर आपको पॉजिटिव चीजों के बारे में पता नहीं चलता रहेगा और सिर्फ नेगेटिविटी मिलती रहेगी, आपको सिर्फ क्राइम्स के बारे में पता चल रहा है, आपको सिर्फ डिजीजेस और डेथ्स के बारे में पता चल रहा है, तो आप काफी नेगेटिव व्यू फॉर्म कर लेंगे इस वर्ल्ड का, जबकि साथ ही में काफी सारी बढ़िया चीजें भी हो रही होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिल्यूजनल होकर सिर्फ बढ़िया चीजें सुनो, क्योंकि उस केस में तुम एक ओवरली इम्पॉसिबल ऑप्टिमिस्टिक व्यू फॉर्म कर लोगे वर्ल्ड के बारे में, जो वो भी गलत है उतना ही जितना ये पेसिमिस्टिक व्यू गलत है। एक रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए हमारे वर्ल्ड को लेकर, और वो रियलिस्टिक व्यू तभी आएगा जो मीडिया इनटेक है, जब हमारा वो रियलिस्टिक व्यूज और ओपिनियंस हमें दे रहा होगा, वो हमको फैक्ट्स दे रहा होगा हर जगह से, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ एरिया से नहीं, सिर्फ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट से नहीं, हर जगह से व्यूज लाकर दे रहा होगा, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्यूज जितने भी वो लाकर दे सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है, सब कुछ थोड़ी कर देंगे वो हमारे लिए, पर वो क्या वो अपने तरफ से मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं, और क्या उनसे बेटर सोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में? अगर ऐसा है तो उसको कंज्यूम करो, उससे पता लगाओ जो कुछ भी है, ताकि तुम्हारे व्यूज जो हो वो रियलिस्टिक हो, तुम्हारे व्यूज जो हो वो अपने ओपिनियंस की वजह से फॉर्म हो, किसी दूसरे के बायसेस की वजह से नहीं। तो यही था दोस्त अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के बारे में।
इसके बारे में पता होने की वजह से ही ये इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। अगली बार जब भी तुम कुछ डिसीजन ले रहे होगे तो तुम सोच पाओगे कि हाँ, कि ये क्या इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग में इजीली रिट्रीव हो गया या सही में ये जेन्युइन फैक्टर है। और बाकी अपने मीडिया सोर्स का तो ध्यान रखो ही। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये बात पता होनी चाहिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।